बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों को मालूम है मैंने बैंकिंग का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंकों के फंक्शंस करा दिए थे, राइट। कमर्शियल बैंक के फंक्शन आज मैं अपनी स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने कमर्शियल बैंक के कुछ मेजर फंक्शन बताया था, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा। मैंने प्राइमरी फंक्शन बता दिया था, आज मैं सेकेंडरी फंक्शन की तरफ जा रहा हूं। बेटा हमारे देश का जो कमर्शियल बैंक होता है जिसके साथ पब्लिक डीलिंग होती है, जो लोगों के साथ ट्रीट करता है, उनके पैसे को एक्सेप्ट या डिपॉजिट करने का काम करता है, ये जो कमर्शियल बैंक होता है इसके ऊपर भी बहुत बड़ी मॉरल एज वेल एज इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस को अपलिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारी कंट्री का कमर्शियल बैंक होता है उसके कोई रोल नहीं होते, ऑब्वियसली वो बहुत बड़े रोल प्ले करता है। कमर्शियल बैंक के मेन दो फंक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई यही कोऑर्डिनेट करता है, यही सप्लाई करता है। बेटा इसका सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, और प्राइमरी फंक्शन आपको बताना चाहूंगा दो कैटेगरी में स्प्लिट है। बेटा एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब लोगों के पैसे एक्सेप्ट करना, उनके पैसे को ले लेना और उनको क्या प्रोवाइड करना बेटा, लोन एंड एडवांसेस। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था हम लोग कमर्शियल बैंक्स में जाके बेसिकली तीन तरीकों से पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर्मेशन तो बहुत है बट आप समझिए कि तीन तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहला तरीका है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने बताया था सेविंग अकाउंट। दूसरा मैंने बताया था एफडी अकाउंट, एफडी डिपॉजिट्स, और तीसरा बताया था बेटा क्या, करंट अकाउंट डिपॉजिट। मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम में ब्रॉडली तीन तरीके से कोई भी इंडिविजुअल अपने पैसे को या फर्म पैसे को सबमिट कर सकती है। बेटा लोन लेने के तरीके भी मैंने तीन कैटेगरी में डिफाइन कर दिए थे। एक होता है बच्चों कैश क्रेडिट, जो कि हमारी करंट एसेट्स के बेसिस पर लोगों को दिया जाता है, और जो कैश क्रेडिट होता है वो एंटायर अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, बल्कि जो आपके लोन लिमिट डिसाइड होगा उसमें जो विड्रॉल करोगे या यूज करोगे उस पर ही इंटरेस्ट पे करते। दूसरा मैंने आपको एक और तरीका बताया था जो कमर्शियल बैंक लोन देता है, क्या होता है बेटा, डिमांड लोन। और एक मैंने थर्ड बताया था, कौन सा बच्चों, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया था। हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसके कुछ बेटा सेकेंडरी फंक्शन भी है, कुछ अलग काम भी है जो बैंक हमारा करता है सेकेंडरी फंक्शन की फॉर्म में। जैसे पहला काम आप लोगों ने समझ भी लिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा कई बार हमें क्या होता है, एक्सेस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक जो कमर्शियल बैंक होता है वो रिलायबल एंड रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट्स में जितना पैसा विड्रॉल, जितना पैसा डिपॉजिट है, आप उससे कुछ एक लिमिट तक एक्सेस पैसा विड्रॉल कर सकते हो, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन या फिर आपका इमरजेंसी कोई वर्क है वो ना रुक जाए ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलता, उन्हीं को मिलता है जो बेसिकली करंट अकाउंट बनाते हैं या बैंक के साथ अच्छी डीलिंग करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम लोग लिखते हैं, ऊपर हेडिंग डालो बच्चों, लिखिएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन पहला है बेटा। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिखिएगा, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी, it refers to a facility in which it refers to a facility in which customer is allowed, in which customer is allowed to withdraw, to over withdraw लिखना बेटा, withdraw नहीं, to over withdraw his current account, to over withdraw his current account up to an agreed limit, current account up to an agreed limit, up to an agreed limit। और ये जो लिमिट होता है वो कमर्शियल बैंक ही डिसाइड करता है कि आप इतने तक आप एक्सेस विड्रॉल कर सकते हैं। लिखना, दिस फैसिलिटी जनरली गिवन, दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन, वाह, this facility is generally given to reliable and respectable customers. This facility is generally given to reliable and respectable customers for short period. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑब्वियसली लंबे समय के लिए नहीं होती, बल्कि छोटे टाइम के लिए आपको ये फैसिलिटी मिलती है।
रिलायबल एंड रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बेटा सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड हेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा एजेंसी फंक्शन। सुना है क्या बेटा? बैंक वाला एज एन एजेंट आपके लिए बहुत सारे काम करता है। आप लोग जानते हैं अगर आपको किसी को ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना होता है तो क्या आपको फिजिकल बैंक में जाने की कोई रिक्वायरमेंट है आज की डेट में? नहीं है सर। आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट से दूसरे बंदे को हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और आसानी से आप पैसा रिसीव भी करते हैं। बैंक वाला कहता है कि भाई साहब आपके लिए फंड ट्रांसफर या फंड विड्रॉलेशन या फिर डिपॉजिट सारा काम हम आपके बिहाफ पर करेंगे, बट आपसे एक छोटा सा क्या चार्ज करेंगे बेटा? कमीशन या अमाउंट। बेटा उसी के कारण से इसको हम एजेंसी फंक्शन में रखते हैं। यानी कि एजेंसी फंक्शन वो होता है जिसके लिए कमर्शियल बैंक आपसे कुछ ना कुछ क्या लेता है? पैसा लेता है, फी लेता है, कुछ चार्ज लेता है। फ्री में वो एक्टिविटी आपके लिए नहीं करेगा। तो पहला काम मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ फंड्स। दूसरा काम होता है बेटा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए पूरी दिल्ली में मेरे ग्रुप के मान लीजिए 5 स्कूल्स रन हो रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप के 5 स्कूल रन करा हुआ है, तो उन 5 स्कूल को ऑपरेट करने के लिए मैंने एक बैंक के साथ टाई अप कर लिया। मान लीजिए मैंने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया और बोला कि यार मेरे 5 स्कूल हैं, इसमें जितनी भी इनफ्लो आएगा या जितना भी मेरे को टीचर्स को सैलरी पे करना है, उनका जितना भी आउटफ्लो है, जितना भी आउटफ्लो होगा वो सब आप लोग क्या करेंगे बेटा? आप ही मैनेज करेंगे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप किसी बंदे को चारों ब्रांचेस में एक एक बंदे को लगा दो जो आपके पैसे को कलेक्ट कर मेरे अकाउंट में डाले और एट दैट सेम टाइम सैलरी वगैरह सारा देने का काम करे। बैंक वाला कस्टमर के बिहाफ पे सर्विस देने को रेडी हो जाता है, बट बदले में क्या लेता है? पैसा लेता है, चार्ज करता है। यानी कि जब वो आपके लिए पैसा कलेक्ट करता है और कुछ देता है तो आपके लिए बेटा एजेंसी फंक्शन के रूप में प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। बेटा जब आप सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपकी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बैंक की होती है, बट उसमें नॉमिनल सा चार्ज हमेशा ऐड होता है। वो किस लिए होता है? सर्विसेज का होता है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, अगर आप इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, आपको तो इतना मालूम ही है कि कमर्शियल बैंक बेटा एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंस सेक्टर में। तो अगर आपको कमर्शियल बैंक से किसी तरीके की इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी लेनी है या आपको उनसे तरीके पूछने की कैसे कैसे मैं अपनी इनकम टैक्स को कम कर सकता हूं, कौन सी स्कीम में पैसा लगाऊं, तो बैंक वाले आपको एडवाइस देते हैं, बट वो फ्री में। उसके लिए भी आपसे क्या लेते हैं बेटा? चार्जेस लेते हैं, राइट। या फिर बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज शायद आपने सुनी हो, लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ रेफरेंस। सुना है बेटा? क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ रेफरेंसेस? क्या होता है भाई? रेफरेंसेस क्या होता है? मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं और ये बायर है। इस बायर को पेमेंट देनी है, मैंने बोला 10 दिन बाद दूंगा, ये बंदा बोलेगा भाई तेरे पे विश्वास नहीं है, तो बैंक मेरे फेवर में लिख के दे देगा ये मेरे साथ करंट टाइम 10 सालों से अकाउंट चला रहा है और मैं एक लेटर लिख कर दे रहा हूं कि 10 दिन के बाद वो पेमेंट कर देगा। अगर ये फेवर में मेरे लिए कुछ लिख रहा है तो बदले में फ्री में नहीं लिखेगा, तो उसका भी क्या लेगा बेटा? वो मेरे पे विश्वास नहीं है, ठीक है, बट बैंक पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे तो उसको ट्रस्ट होगा ना। तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं वो क्या होता है बेटा? लेटर ऑफ रेफरेंसेस। वो बेटा फ्री में आपको नहीं देता, चार्ज देना होता है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं। कई बार क्या होता है जब आप फॉरेन स्टडी करने के लिए जाओगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स का पहले क्या चेक करेंगे? बैंक बैलेंस, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं, और उस इकोनॉमिक कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए वो किसका सर्टिफिकेट मांगते हैं? बैंक डिटेल्स मांगते हैं। और बैंक वाला क्या करता है? लेटर ऑफ प्रेफरेंस लिख के देते हैं कि पिछले 10 साल से इसकी ट्रांजैक्शन इतनी रही है, इसके पास इनफ्लो रहता है, आउटफ्लो रहता है, ताकि उस थर्ड पार्टी को ट्रस्ट हो सके आपके फेवर में अगर कुछ करना है ना तो फ्री में नहीं करेगा, चार्ज करेगा। ये सारी एक्टिविटी वही होती है जिसमें बैंक आपके लिए एजेंट की फॉर्म में काम कर रहा है और बदले में आपसे क्या ले रहा है बेटा? पैसा। तो इसी एक्टिविटी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एजेंसी फंक्शन। पक्का आता है? ऊपर हेडिंग डालो। हाँ अभी करो, ये छोड़ो, कटा है नहीं कटा है वो सब बात की कहानी है। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो। लिखना बेटा एजेंसी फंक्शन। पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जनरल लाइफ में आपके साथ हमेशा होता है या हमेशा होगा। हाँ अगला टॉपिक है वो। एजेंसी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ क्या बेटा? फंड्स। लिखिए banks provide the facility
provide the facility, banks provide the facility for transfer funds from one place to another place, for transfer funds from one place to another place, one place to another place on the behalf of customers, one place to another place on the behalf of क्या बेटा customers, and they charge some amount, and they charge some क्या बेटा अमाउंट। आप कभी भी देखना, आप जब ट्रांसफर करते हो फंड्स तो कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्ज आपके अकाउंट से जरूर कट होते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा पैसा उन्हें पे करते हो जब जाकर वो आपका ये काम करने को रेडी होता है। सेकंड लिखना बेटा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड दे चार्ज सम, क्या लिखा है मैंने, दे चार्ज सम अमाउंट, कुछ पैसा आपसे लेंगे इस एक्टिविटी को करने के बदले में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दैट इज कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। सेकंड है बेटा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्या बेटा वेरियस आइटम। लिखें, कमर्शियल बैंक कलेक्ट्स, बहुत सारा काम करता है बेटा आपके फेवर में वो। कमर्शियल बैंक कलेक्ट्स चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स on the behalf of their customers, on the behalf of their क्या बेटा customers, and also make payments of taxes, and also make payment of taxes, insurance premium of their clients, of their क्या बेटा clients। मतलब ऑनलाइन ये पेमेंट कलेक्ट भी कर सकता है और बेटा उनको दे भी सकता है, इसलिए वो एजेंसी के फॉर्म में काम कर रहा है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड लिखना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स भी बैंक आपके बिहाफ पे खरीदता है। पॉइंट नेक्स्ट है बेटा, सेल एंड परचेज ऑफ देयर सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी लिखो बस, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज लिखना। कमर्शियल बैंक्स buy and sell stock and shares, commercial bank buy and sell stock and share of private companies as well as government securities। दोबारा बोलता हूं, commercial banks buy and sell stocks and shares of private companies as well as government securities, shares of private companies as well as क्या बेटा government securities on the behalf of their customer। मतलब भाई अपने से खुद नहीं करेगा, आप जब तक उसे कमांड नहीं दोगे या आप उसे कुछ लिखकर नहीं दोगे तो आपके बिहाफ पर वो कुछ भी परचेज नहीं करेगा, बट आपके कहने पर सब करेगा, बट बदले में आपसे क्या लेगा। जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट का मोड लगा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, घर के पेमेंट्स करनी होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा, कटता चला जाएगा। बैंक वाला आपके लिए काम कर रहा है ना, पेमेंट भी ले रहा है। अगर मुझे सिक्योरिटी खरीदनी है, मैंने मान लो म्यूचुअल फंड लगा दिया कि हर 15 तारीख पर मेरे अकाउंट से पैसा क्या हो जाए, कट जाए, तो अकाउंट्स में 15 डेज आती है ऑटोमेटिकली पैसा कट होने स्टार्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी खरीदना और बेचना बैंक वाला करता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्या बेटा कस्टमर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखना, सॉरी लास्ट तो नहीं बोलूंगा, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी आपको सलाह भी देता है, सजेशन भी देता है, एडवाइस भी देने का काम कर सकता है। लिखना, दे ऑल्सो गिव एडवाइस इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज बैंक्स को बहुत होती है तो कस्टमर्स को बहुत सजेशन देते हैं, बट फ्री में कुछ नहीं देना है, पैसा लेगा। लिखना, दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर्स, एडवाइस टू देयर कस्टमर्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू इनकम टैक्स
on matters related to income tax and even prepare their income tax return. And even prepare their income tax return. आपके लिए पूरा काम कर सकते हैं बैंक, चार्ज करेगा, फ्री में कुछ नहीं करेगा। आप अपने सीए को दोगे, बैंक को पे कर दो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लेट रिटर्न। लास्ट पॉइंट लिखना बेटा, लेटर ऑफ प्रेफरेंस एजेंसी फंक्शन का फोर्थ पॉइंट है बेटा, फिफ्थ, सॉरी क्या बोला मैंने, लेटर ऑफ क्या बेटा, प्रेफरेंस लिखना, रेफरेंसेस लिख लो, प्रेफरेंस मत लिखो। लेटर ऑफ क्या बेटा, रेफरेंस। कुछ नहीं है, विदेशी सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी, बात एक ही है ना। कई बार तू देश की, हाँ देश की कंपनी खरीदे है तो अमेरिका की कंपनी खरीद, डीलिंग करने के लिए पैसा तो देगी ना, तो बैंक वाला बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन बेटा लेटर ऑफ रेफरेंसेस, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स। अभी मैंने समझाया, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स, about the economic position of their customers to traders, and provide the similar information about other traders to their customers, and provide the similar information about other traders to their customers। मतलब बैंक वाला बढ़िया है, बैंक वाला सारा इंफॉर्मेशन देता, आपके फेवर में भी दे देगा, बट बदले में आपसे क्या लेगा। आप सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दैट मैंने प्लान करा कि टीचिंग से तो चलो ठीक है, मैं अपना एक नया BMW का शोरूम द्वारका के अंदर खोलता हूं, तो भाई साहब मैंने कार का शोरूम स्टार्ट करने से पहले क्या बिना प्लानिंग के खोल दूंगा? पहले मैं यहाँ के लोगों की क्या देखूंगा, इनकम कैपेसिटी। अब वो मुझे यहाँ पर रहने वाले घरों से तो पता नहीं लगेगा ना, उनके लाइफस्टाइल से पता लगेगा। उसको पता लगाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? जितने भी बैंक होगी इस पूरे एरिया के अंदर, मैं हर एक बैंक की ब्रांच में विजिट करूंगा और वहां से उनसे डाटा कलेक्ट करने का काम करूंगा। एक बात बता, तेरे यहाँ पर कितने बंदे आते हैं, डीलिंग क्या है, उनकी इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहता है, उनका बैंक बैलेंस क्या रहता है। अगर वो मुझे बताएंगे हाँ भाई उनकी परचेजिंग कैपेसिटी है, तो ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं मिलेगा। बट वो डाटा, जो नंबर्स मुझे चाहिए, वो मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक। और बेटा वो फ्री में नहीं करेगा, बदले में क्या लेगा मेरे से? चार्ज। तो आगे लिखें जर्नल फंक्शन। ये बेटा एजेंसी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। कमर्शियल बैंक का कुछ सामान्य फंक्शन भी है जो शायद आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे। जनरल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जैसे जनरल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में हर कोई बंदा आज की डेट में इसको यूज कर रहा है, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। लोकर फैसिलिटी के बारे में कुछ सुना है? क्या होता है? चोरी करने के लिए होती है। वैल्यूएबल आर्टिकल, क्या कंसीडर करते हो वैल्यूएबल आर्टिकल? मेरे लिए बुक वैल्यूएबल है, मैं इको के पेज रखूंगा तो नहीं रखेंगे? क्यों रखेंगे? उनको कोई मतलब नहीं है बेटा। वैल्यूएबल आपकी निगाहों में क्या है, वो आपसे बदले में क्या ले रहे हैं? पैसा। लोकर फैसिलिटी का मतलब है जो भी आपको प्रॉपर्टी पेपर हो या इवन गोल्ड हो या कैश हो, आपको लगता है वो एक्सेस आपके घर में चोरी होने का चांस है, तो आप जाकर बैंक में लोकर फैसिलिटी ले सकते हैं। और बैंक वाला इसके बदले में आपसे क्या ले लेता है? चार्ज, पैसा लेता है। आपने कुछ ट्रेवलर चेक के बारे में सुना है? क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। देखो ट्रैवलिंग करने के दौरान बहुत सारे कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बंदा बैग में कैश भर के जाएगा तो एक बंदा तो उसको चुराने के लिए भी पीछे से जाएगा, क्योंकि ये घूमने के लिए जा रहा है, चुपचाप इसका चुरा लो, मैं तो अमीर बन जाऊंगा, ये रोता रहे। तो ऐसा नहीं होगा बेटा। बैंक वाला कहता है तुम मजे लो, घूमने पर ध्यान दो, पैसे पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें ट्रैवलर चेक दे दूंगा, जिस भी कंट्री के अंदर जाओगे तुम्हारा चेक जो है आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर वहां विड्रॉल इजीली कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी बैंक वाला आपको देता है, बट उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देना होता है और बदले में आपसे कुछ चार्ज लेता है। बेट हाँ बोलो। बट कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि बैन होते हैं कि दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल कार्ड होगा तो ही रन होगा, डोमेस्टिक कार्ड रन नहीं होते। हर एक एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक लाइन बड़ी स्ट्रिक्टली होती है, दिस कार्ड इज ओनली यूजफुल एंड ट्रांसफर इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ध्यान से, आज घर में जाकर पिताजी का पर्स खोलियो,
समझ रही है? और तो उनका हो सकता है इंटरनेशनल कार्ड रहा हो, डिपेंड करता है, डोमेस्टिक कार्ड्स के वो फैसिलिटी नहीं देते। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 3, ध्यान देना भाई। बैंक वाले कई बार हमें क्या देते हैं बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, हमारे फेवर में कुछ क्रेडिट डालने के लिए भी हमें एक काम कर लेते हैं। या फिर बेटा अगर कलेक्शन ऑफ डेटा करना होता है तो भी बैंक का जनरल काम है कि कलेक्शन ऑफ डेटा कर कंपनीज को प्रोवाइड करे ताकि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हो सके। बैंक वाले हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद डेटा रिलीज करते हैं कि हमारे बैंक के पास इतना पैसा है। वो रिलीज करने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री वाले उनके पास आए और उनसे क्या ले लें, लोन ले ले। यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टेट्स एंड डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है बेटा, बैंक की है। ये जनरल बैकएंड के काम है, ये फ्रंट के काम नहीं है। लिखे थोड़े से नेम लिखना, बस एक्सप्लेन मत करना। ऊपर हेडिंग डालो जनरल फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शन या जनरल फंक्शन कुछ भी लिखें। पहला लिखना लोकर फैसिलिटी, आमतौर पे हर किसी को मिल जाती है। ट्रैवलर चेक्स, पहला है लोकर फैसिलिटी, दूसरा है ट्रैवलर चेक्स। थर्ड है बेटा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या डेटा, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर क्या बेटा, डेटा आप आसानी से बैंक वाले कलेक्ट करते हैं, उनको तो चाहिए रिकॉर्ड रखने के लिए और उनको ही पब्लिश करके भेज देते हैं, उनसे भी पैसा कमाते हैं। सोचो हर तरीके से जुगाड़ है उनके पास पैसा आने का। नेक्स्ट बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट कई बार मांगा जाता है कि ये बंदा जो है वर्थफुल है, इसके पास पैसा है, तो आपके फेवर में लिखने के लिए आपके लिए काम करता है और आपसे पैसा नहीं। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है, स्पेशल टास्क होता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट एक जनरल टास्क है, आप हर बार ले सकते हो, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये तो आप बैंक का जनरल फंक्शन है, इसके लिए कोई ऐसा चार्ज नहीं है, वो स्पेशल राइट्स के अंदर आता है। लिखें बेटा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने सबने वो तो सबको पता ही है, मालूम है भाई। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी को नहीं मालूम तो पूछो क्या होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। छोड़ दो बेटा, आ जाओ। अरे बहुत इजी है यार, जब उधार लेते हैं पैसा नहीं दे सकते तो बैंक में जाकर डिस्काउंट, वो सब 11वीं कहानी है, अकाउंट्स में था। वैसे सच बताऊं, ये कमर्शियल बैंक के फंक्शन कट चुके हैं, एंजॉय कर, वो आएगा भी नहीं इसलिए कर रहे थे क्योंकि 1 मार्क बेटा ज्ञान तो होना चाहिए। अच्छा चल ठीक है, अब आजा बेटा, जो आएगा वो कौन सा टॉपिक है, मनी। कोई बात नहीं बच्चों, दुखी होने की बात नहीं है, मुंह ना सड़ाओ, यहाँ ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान देना भाई। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मनी। और मनी तो बेटा सबसे इंपोर्टेंट लाइफ में होती है सबके। बेटा जब तक ये धन लक्ष्मी नहीं दिखती तो आपका दिन शुरुआत नहीं होता। व्यापारी वर्ग समझता है कि मनी की लाइफ में बहुत ज्यादा वर्थ है। अगर बेटा मनी हमारी कंट्री में नहीं था तो हमारे देश में एक पहले सिस्टम चलता था जिसकी कहानियां, दर्दनाक स्टोरी आपने सुनी है। कौन सा बेटा, क्या होता है बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान के क्या कह रही बेटा, हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, क्या कैसे लिखूं, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय होता है बार्टर सिस्टम। मतलब बेटा गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करना क्या कहलाता है बेटा, बार्टर सिस्टम। इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं आता। हमारे इस बार्टर सिस्टम में कुछ बेटा ड्रॉबैक्स थे, ये नॉर्मल सा टॉपिक है इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा। बार्टर सिस्टम में बेटा कुछ बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, 4 कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स थे, मालूम है कौन कौन से भाई, ये याद नहीं है। अरे बार्टर सिस्टम का सबसे पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। हाँ 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 बता बेटा बंसल, अरे होता क्या है, ये होता है कि जैसे अगर किसी को आटा खरीदना है, हाँ लेकिन आटे वाला बोलता है मुझे जूते के बाद मैं तो उसको कुछ चावल देना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसे एग्जांपल हो सकती है। अरे कुछ भी समझ ले, क्योंकि बेटा बार्टर, चल तू खुश हो जा, तेरे को कुछ और चाहिए था नहीं मिला, वो बंदा देने को रेडी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम एक्सचेंज कर पाएंगे बेटा। मैं बेसिक सा टर्म कह रहा हूं भाई, किसी को चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी तो ही करेगा, वांट्स अगर मैच नहीं करेगा तो एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि बायर एंड सेलर दोनों की म्यूचुअल बॉन्डिंग या म्यूचुअल रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो गुड्स को बाय नहीं कर सकता बेटा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, लैक ऑफ क्या बच्चों, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब
पैसा तो कुछ था नहीं, किसके बदले में कितनी क्वांटिटी देनी हम डिफाइन ही नहीं कर पाते थे, एक कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था या कॉमन प्राइस डिसाइड नहीं होने की वजह से एक्सचेंज रेट का रेशो क्लियर नहीं था। तीसरा प्रॉब्लम बेटा लैक ऑफ स्टोरेज। बेटा ऐसे गुड्स को स्टोर करना क्या था बेटा, बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्टी होती है गुड्स को स्टोर करना, और पैसे को स्टोर करना क्या है, इजी है। तो बार्टर सिस्टम इसलिए भी सक्सेसफुली काम नहीं हो सका। और लास्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्टेड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्या बेटा, डेफर्टेड पेमेंट। डेफर्टेड पेमेंट क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक। हम लोग ना भविष्य की पेमेंट नहीं कर सकते। आज तुम सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हो तो साल भर की पहले फीस देते हो, और हम ले भी लेते हैं क्योंकि हमारा काम ही है बेटा, समझ रहे हो बेटा। मगर क्या होता था, अगर पैसा नहीं होता तुम धोखा दे देते, हमें पूरा साल पढ़ लेते, लास्ट में कहते अंकल अब नहीं पढ़ रहे हम आपको। हाँ, उसमें विश्वास नहीं होता कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंसी क्या पता मैं उस चीज को लेने से क्या कर दूं, या आप उसे उस क्वालिटी को ना दे पाओ जितना मांग रहे। तो बेटा ड्यू टू दैट रीजन कोई बंदा उस समय फ्यूचरिस्टिक पेमेंट नहीं कर सकता था। ये जनरल चीजें थी बेटा, जो बार्टर सिस्टम की क्या थी बेटा, लिमिटेशन। और अब इसके अगर कोई पूछे कि सर इसका फंक्शन क्या है, पैसे के आने से क्या सुधार हो गया, भाई पैसे के आने से सारी प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों, सॉल्व हो गई। मुझे किसी की वांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि पैसे के आने से हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया बेटा, मीडियम ऑफ क्या बच्चों, पैसे की सहायता से मुझे किसी की वांट जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसा दूंगा, गुड्स लूंगा और अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर लूंगा। इसका मतलब हमारा जो बायर एंड सेलर का जो म्यूचुअल बॉन्ड था वो खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी ऑब्वियसली हो गया बेटा, स्टोर करना बहुत इजी हो गया और फ्यूचरिस्टिक पेमेंट कर सकते हैं। मतलब मनी के आने से जो ड्रॉबैक्स थे वो सब क्या हो गए, ओवरकम हो गए, शॉर्ट कम हो गए, खत्म हो गए। लिखें छोटी सी कहानी, मनी है क्या, पहले तो यही सुनते हैं, लिखो एक बार। हाँ कोई नहीं, मैं मनी के बारे में लिखवा रहा हूँ, मुझे पता है तू क्या बोलने वाली है, कटने पर ज्यादा ध्यान देती है, जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लिखो बेटे, फंक्शन ऑफ मनी तो है ना, हाँ मैं समझ गया, टीचर तुम्हें पढ़ाने से पहले ये बताता है काट दो लिख लो, है ना, ये नहीं पढ़ाना नहीं है, दिल में नहीं है उनके पढ़ाना। लिखो, नहीं नहीं आईटीएल बहुत, नहीं नहीं नहीं, लिखो मनी का मतलब बेटा, लिखें लिखें, मनी का मतलब कोई बच्चा क्या लिखना चाहेगा बताओ, व्हाट इज मनी। हाँ बस कहानी यही है, लिखें मनी इज व्हाट मनी डज। अब जो दिल में आया मैंने बोल दिया, मनी का मतलब है मनी इज व्हाट मनी डज है बेटा, ये मैंने बोला है, ये मत लिखना बेटा, मनी इज व्हाट मनी डज। और अब वो क्या कर सकती है, इसमें ए पॉइंट डाल लेना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ क्या बच्चों, एक्सचेंज, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमा डाल के लिखते जाओ, स्टोर ऑफ वैल्यू, आसानी से स्टोर कर सकते हो इसको, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्टेड पेमेंट, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्टेड क्या बेटा, पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्टेड पेमेंट, फ्यूचरिस्टिक पेमेंट जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट कह सकते हैं, DEFERRED, डेफर्ड पेमेंट, राइट। लिखें बेटा, कुछ जनरल डेफिनेशन भी हम नीचे लिख लेते हैं, ये तो एक बात हो गई। अब हम लोग लीगल डेफिनेशन और उस पर बाद में चलते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं, क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है अभी बताने की, वाटर सिस्टम या इसके फंक्शन बात की चीजें। हम लोग आते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अभी नोट कर लो, दैट इज मनी सप्लाई। बेटा कोई बच्चा मुझे बताए मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मनी सप्लाई, क्या होती है मनी सप्लाई भाई, किसी को कोई आइडिया, कोई रफ आइडिया। इनफ्लो आउटफ्लो नहीं बेटा, हाँ मनी सप्लाई का मतलब है हमारी पूरी इकोनॉमी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है। मतलब हमारी कंट्री में लोगों के पास जिस जिस फॉर्म में भी पैसा है ना, वो सारी मनी को ऐड कर लो तो मुझे कंट्री का क्या मिल जाएगा बेटा, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई को मेजर करने के आरबीआई ने बेटा 4 तरीके के टूल्स बनाए हैं, और आपको जो पढ़ना है वो केवल क्या पढ़ना है बेटा, M1। M1 में क्या क्या आता है बेटा, C प्लस OD प्लस क्या बच्चों, DD। C का मतलब क्या होता है, करेंसी। बेटा करेंसी आपकी कॉइन में भी हो सकती है या फिर नोट्स की फॉर्म में भी आ सकती है, प्रिंटेड नोट्स की फॉर्म में। ओडी का मतलब क्या होता है भाई,
अदर डिपॉजिट मतलब हमारे कमर्शियल बैंक ने जितने भी फॉरेन कंट्री में पैसा जमा कर रखा है ना, वो सारा पैसा हमारे अदर डिपॉजिट का पार्ट है। आरबीआई ने जो विदेशों में पैसा जमा कर रखा है वो सभी बेटा अदर डिपॉजिट है। और डीडी का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। जो हमारे देश की जनरल पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट कर रखा है किसके अंदर बेटा? कमर्शियल बैंक में। तो छोटी सी डेफिनेशन यहां से एक क्वेश्चन में पक्का आती है, और मनी सप्लाई का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बाकी चीजें नहीं होती। और मनी की डेफिनेशन लिखो बेटा, मनी सप्लाई ग्रोथ के लिए। भाई एक बंदा, एक इंडिविजुअल बंदा बैंक में पैसा जमा क्यों कराता है? इंटरेस्ट कमाए, ताकि उसकी इनकम का फ्लो बढ़ सके। आरबीआई भी चाहता है कि एक्सेस पैसा अगर उसके पास है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके वहां से रिटर्न लाए ना, ताकि उसकी वेल्थ क्या हो बेटा। जब एक्सेस पैसा होगा तो कंट्री में मनी सप्लाई फिर से क्या कर लेगा, मतलब पुराना विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा, नई चीजें एक्सेस डेवलप हो जाएंगी। लिखना बच्चों मनी सप्लाई का मीनिंग, लिखें बेटा। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, it refers to the total volume of money held by the public, total volume of money held by the public at a particular point of time, held by the public at a particular point of time, held by the public at the particular point of time in the economy. उसके बाद लिखना कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बेटा? कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, फर्स्ट लिखना करेंसी विद पब्लिक। ये तो मनी सप्लाई को मेजर करने के टूल्स हैं, बट मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, देश की फॉर्म में कैसे कैसे पैसा है वो बता रहा हूं। पहला लिखना बेटा करेंसी विद क्या बेटा? पब्लिक। लोगों के पास जो पैसा है, पैसा बेटा किस फॉर्म में हो सकता है? कॉइन और पेपर नोट, कुछ भी। लिखें बेटा इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि शॉर्ट नोट इसके बारे में लिखने को आता है इसलिए ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स, coin held by the public, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। जो आम जनता के पास कैश की फॉर्म में है या कॉइन की फॉर्म में है वो क्या कहलाता है बेटा? करेंसी विद पब्लिक। नहीं, वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो क्योंकि जो आपके पास प्रिंटेड है ना, जिसपे आरबीआई गवर्नर के साइन है या कॉइन आपके पास है, वही केवल इसमें इंक्लूड करेंगे। वो सेकंड में आ जाएगा ना, डिमांड डिपॉजिट और उस वाले में। लिखना बेटा इट इज द मोस्ट लिक्विड, it is the most liquid of all assets, it is the most liquid of all assets, include coins and paper notes, coins and क्या बेटा? paper notes, coins and paper notes।
लिखे मनी सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट हो गया था करेंसी विद पब्लिक, राइट। सेकंड लिखना बेटा डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक लिखना, पब्लिक नहीं, डिमांड डिपॉजिट विद क्या बेटा, बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इसमें तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने कैश को जमा कराते हैं और टाइमली विड्रॉल भी करते हैं, जो जमा हो रहा है वो डिमांड डिपॉजिट कंसीडर होगा। थर्ड लिखना तीसरा फॉर्म क्या हो सकता है, तीसरा कंपोनेंट मनी सप्लाई का क्या होगा, अदर डिपॉजिट्स। ये तीन छोटी छोटी कहानी लिखनी है आपको। और मेजर ऑफ मनी सप्लाई हेडिंग डालना है, एक लिखना मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 का फॉर्मूला लिख लो केवल, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस ओडी प्लस डी, C प्लस ओडी प्लस डी। देखो मनी सप्लाई का मैं अभी भी बता रहा हूं, केवल एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 मार्क्स से ज्यादा की वेटेज नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी यूनिट जो है वो कितने मार्क्स की है बेटा, 6 नंबर की है। इसमें बैंकिंग भी इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड होता है, मनी। और बैंकिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मनी क्रिएशन पूछा जाता है, जो 4 नंबर में आएगा। मनी से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मनी की डेफिनेशन या मनी सप्लाई। इससे ज्यादा इस चैप्टर पे स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ जनरल चीजें जैसे भाई लीगल टेंडर मनी क्या होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो है बेटा अदर डिपॉजिट लिखना बेटा, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, एक एक नंबर में ये पूछ ली जाती है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब क्या है, ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट लिखवाई थी ना वो लीगल डेफिनेशन की मनी थी, मनी इज व्हाट मनी डज, जो मैंने लिखवाया था। और इसमें भी ए पॉइंट डालना, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में ए पॉइंट लिखना, कॉपी नहीं करनी है, वो हो गया कॉपी, ए पॉइंट डालकर लिखो लीगल टेंडर्ड मनी, लीगल टेंडर मनी। आपकी पॉकेट में जितना पैसा पड़ा है ना बेटा, अभी तो होगा नहीं, जो भी पड़ा है वो सब क्या है, लीगल टेंडर्ड मनी है। मतलब आरबीआई ने इशू करा है, कोई बंदा उसे एक्सेप्ट करने से मना, अगर कोई बंदा एक्सेप्ट करने से क्या कर दे, मना कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो करेंसी नहीं कहलाएगी। कोई बंदा मना थोड़ी कर सकता है, करेंसी तो वो होती है जो जनरली क्या होती है, एक्सेप्टेंसी की क्वालिटी रखता है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर्ड क्या है, लिखना बेटा लीगल टेंडर्ड, सॉरी, मनी विच कैन बी लीगली इशूड, मनी विच कैन बी, मनी विच कैन बी legally used, money which can be legally used to make payments, money which can be legally used to make payments, to make क्या बेटा, payments of debts, of debts or other obligations, or other obligations is term as legal tendered money। मतलब जिससे तुम किसी का कर्जा चुका सकते हो या फिर अपने कोई भार को कम कर सकते हो, वो सारी मनी कौन सी है बेटा, लीगल टेंडर्ड मनी। और ये 2 तरीके की होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है क्या बेटा, एक क्या होती है अनलिमिटेड। ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, एक लिखना बेटा लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी और एक होती है बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी। ए पॉइंट इसी सब हेडिंग डाल लेना इसी के नीचे, ए पॉइंट डालकर लिखना बेटा लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी क्या है, जिसको आप एक सर्टेन अमाउंट तक ही पे कर सकते हो। मान लो भाई मैं कार लेने गया और मैंने 10 लाख एक रुपए के कॉइन दूंगा, क्या वो शोरूम वाला लेगा, वो बोलेगा भाई एक्सेप्टेबल है, देश में 1 रुपए के सिक्के चल रहे हैं, एग्री, बट इतनी बड़ी पेमेंट को मैं लेने से क्या कर सकता है, वो मना कर सकता है। लीगल होने के बावजूद भी कोई बंदा उसकी लिमिट डिसाइड कर सकता है कि इससे ज्यादा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मनी कौन सी कहलाती है बेटा, लिमिटेड। और अनलिमिटेड क्या है, जैसे 2000 का नोट है बेटा, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी में आप इससे पेमेंट कर सकते हो, उसे कोई लेने से मना नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, अनलिमिटेड। जिसमें स्टॉप हो सकता है वो लिमिटेड है, और जिसकी एवरेज कोई डिफाइन नहीं करेगा, एक्सेप्ट हर कोई कर लेगा, वो अनलिमिटेड है। छोटी सी डेफिनेशन लिखें, लिमिटेड लीगल टेंडर्ड, बाद में सब आराम करना आराम से। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी, it refers to that form of money which can be paid, that form of money which can be paid in discharge of, which can be paid in discharge of
and discharge of debt up to a certain limit. Discharge of a debt up to a certain limit. एक बंदा एक लिमिट तक एक्सेप्ट करेगा उसके कर्जों को लेने के लिए या पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बी पॉइंट लिख लो। सर्टेन लिमिट थी बेटा, यहां कोई लिमिट नहीं है, यहां पर अनलिमिटेड अमाउंट वो एक्सेप्ट कर सकता है। लिखना, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी, it refers to that form of money which can be paid in discharge of debt, which can be paid in discharge of debt of any amount, और कोई बंदा इसको मना नहीं कर सकता, और अगर मना करेगा तो आप उसको लीगल एक्शन भी उसके खिलाफ ले सकते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन थी लीगल टेंडर्ड की, और लीगल टेंडर्ड दो तरीके का है, कौन कौन सा बेटा? लिमिटेड और क्या? अनलिमिटेड। मनी सप्लाई का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, मनी की छोटी सी डेफिनेशन पढ़ने, और मनी के 4 काम सबको मालूम है, ज्यादा उसको स्ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो जनरल फंक्शन है। मनी के बेटा 4 मेन काम कौन कौन से बताए मैंने? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, and last one is deferred payment, futuristic payment कर सकते हैं, राइट? तो आपका आज की क्लास में मनी एंड बैंकिंग ऑलमोस्ट हो गया। छोटी छोटी काइंड्स ऑफ मनी जो रह गया है वो मैं सब आपको बताता जाऊंगा, राइट? तो अब आपको क्या चैप्टर तैयार करना है? मनी एंड बैंकिंग। और संडे को हम लोग क्या लेंगे इसका? हो सकता पेपर होते रहेंगे। किस चीज का? ठीक है, इतना पढ़ना बेटा। किसी को कोई डाउट होता है तो हम लोग आगे करेंगे अगले चैप्टर की ओर, और टेस्ट के लिए सभी प्रिपेयर रहेंगे।